हरियाणा की मनीषा की लाश को मिले हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों के अंदर जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिल्ली के एम्स के अस्पताल के अंदर मनीषा का पोस्टमार्टम अभी इस वक्त चल रहा है और इसके पहले भी 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। आपको समझा दें, पोस्टमार्टम में जो लाश होती है उसे चीरा फाड़ा जाता है, एक एक चीज को अंदर देखा और समझा जाता है। पहली बार जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे जो परिवार को दिखाया गया तो परिवार संतुष्ट नहीं था। दूसरी बार जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि बॉडी के अंदर से जो इंटरनल ऑर्गन्स गायब है। पता ये लगा कि जब जांच पड़ताल की गई कि ऑर्गन्स कैसे गायब हो गए तो पता लगा कि उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। अब बावजूद इसके अब जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने गलतियों की बौछार लगा दी थी और ऐसी ऐसी गलतियां की थी कि वो छिप नहीं रही थी और बर्दाश्त के तो काबिल ही नहीं थी। लेकिन जब हमने कल लगातार 2 दिन से लगातार हरियाणा पुलिस की एक एक गलतियों को आपके सामने जब पेश कर रहे थे तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हमें कहा गया कि देखिए आप इस तरह की खबरें नहीं चलाएगा। हम बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि जो हरियाणा और भिवानी की जो एसपी हैं उन्होंने मीडिया के लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की थी कि कौन सी खबरें दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन खैर, जब हम हरियाणा पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग थे वो हरियाणा पुलिस के कार्यशैली पर एक एक तरीकों से सवाल उठाकर कह रहे थे कि हरियाणा पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है, उन्होंने अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं की और उसी की बदौलत जिस तरीके से लगातार 2 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया जाता है उस इलाके का, अब इतने सारे लोगों के सामने आने के बाद, सबूत पेश करने के बाद आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भिवानी की मनीषा की जो डेथ मिस्ट्री थी उसे सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई मतलब दिल्ली से बड़े बड़े अफसर जाएंगे और जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन बावजूद इसके परिवार अब भी अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं है, क्योंकि जब जब पोस्टमार्टम होता है तब तब नई नई जानकारियां सामने आती हैं और इस नई नई जानकारियों में एक जो सबसे अजीब जो चीज होती है, मान लीजिए कि अगर आप पहली बार पोस्टमार्टम करते हैं, परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार जब दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाता है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आप 21वीं शताब्दी में रहते हैं, इंग्लिश में कहूं तो 21st सेंचुरी में रहते हैं। प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए पोस्टमार्टम की ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना बचे। लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी है उसका कोई भी अता पता अब तक नहीं लग पाया है। अब यहां तक कि कल हमने आपसे ये भी कहा था कि फोन गायब है, लेकिन फोन के कुछ हिस्से जरूर बरामद कर लिए गए हैं। मसलन ये कि फोन का कवर मिल चुका है और कई तरीके से जानकारी ये भी आ रही है कि जो फोन है उसके बारे में हरियाणा पुलिस सही तरीके से जानकारी नहीं जुटा पाई है। एक इस तरीके से जो केस को, एक मर्डर केस को, एक डेथ मिस्ट्री को मटिया मेट करने का जो खाकी वर्दियों ने काम किया है, उसी के बदौलत ये जो जांच है पुलिस के हाथों से छीन कर सीबीआई को दे दी जाती है। पुलिस के एसपी और जो तमाम जो कांस्टेबल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर जांच अच्छी होती तो आपको लगता है ये सारी चीजें होती। तो क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से जानिए। पुलिस की गलतियां हो या लोग जिस तरह से आक्रोश में हैं, जिस तरह से इस केस में ढिलवाई की गई उस पर तो बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले पोस्टमार्टम के बारे में बताएंगे कि आखिर मनीषा के पोस्टमार्टम में आया क्या। जो पहला पोस्टमार्टम था, फिर जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ और अब तीसरा चल रहा है, उसका अपडेट भी आपको दिया जाएगा। क्योंकि कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिस तरह से पुलिस जो है अपनी बयानबाजी कर रही है, पुलिस पूरा केस समझा रही है, बोल रही है उस लड़की ने कुछ ऐसा खाया जिससे उसकी मौत हो गई, उसने कीटनाशक खाया, तो कई सारे सवाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी उठ रहे हैं। मैं एक शख्स का नाम लेती हूँ, सीनियर एडवोकेट है, नाम है प्रदीप मलिक। उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर जितना भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिवार के द्वारा, मनीषा के द्वारा उनको प्रोवाइड की गई, उन्होंने उसको हवाला लेकर उस चीज़ को एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और हम उस पोस्टमार्टम के बारे में आपको एक एक चीज़ें बताते हैं कि आखिर क्या गलतियाँ हैं। और दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि जो भिवानी में कराई गई और फिर जो पीजीआई रोहतक में हुई, वो दोनों अलग कैसे हैं, दोनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अगर एक एक करके बात करना शुरू करें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मनीषा है
पुलिस ने एक बयान तो दे दिया कि भाई मनीषा जो लड़की थी वो जब घर से निकलती है और फिर उसके बाद रास्ते में एक दुकान पड़ती है और वहाँ से वो कीटनाशक खरीदती है, यानी पेस्टिसाइड खरीदती है। अब अगर हम टाइमिंग का बात पर जाएं और अगर पेरेंट्स की माने तो उन्होंने कहा करीब 7:30 बजे वो स्कूल वैन में बैठी और पुलिस के मुताबिक 8 बजे के आसपास उस दुकान पे पहुंची और उसने पेस्टिसाइड खरीदा। सुबह 8 बजे ऐसे इलाके में क्या दुकानें खुल जाती हैं? एक तो ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, और अगर खुली भी हैं तो वो पर्ची कहाँ है, वो रसीद कहाँ है? पुलिस ने ये तो कह दिया है कि देखिए जो रजिस्टर है उसमें मनीषा का नाम एंटर है कि उसने इस तरह से एक दवाई खरीदी। क्या कोई लोकल दुकान वाला क्या ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन करता है कि आप पेस्टिसाइड लेके जा रही है मैडम, यहाँ पर साइन करिए, अपना नाम लिखिए, अपनी एज लिखिए और अपनी डिटेल भरिए? क्या कभी आपने कभी ऐसी कोई दवाई खरीदी हो? बहुत से लोग किसान भी हैं, उनके घर में खेती होती है, तो क्या आप कभी ऐसी कोई दुकान पर सामान जब खरीदने जाते हैं, पेस्टिसाइड की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या कभी आपने ऐसे किसी रजिस्टर पर साइन किया है? लेकिन वो पर्ची कहाँ है उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमने कल भी इस बात को उठाया था कि आखिर 2 दिन बीते थे, जो बॉडी मिल जाती है उससे पहले किसी ने बॉडी वहाँ पर देखी नहीं, छानबीन सबने की होगी, परिवार वालों ने तो की ही होगी, लेकिन उस एरिया में कोई बॉडी नहीं मिलती। ऐसा भी नहीं है कि घर से, स्कूल से, कॉलेज से करीब 300-400 किलोमीटर दूर या 20-25 किलोमीटर दूर लाश पड़ी हो। 500 मीटर के दायरे में, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर के दायरे में वो लाश पड़ी थी, और जो दुकान थी और जो स्कूल पड़ता था वहाँ से तो मुश्किल से 500 मीटर का ही फासला था। तो सोचिए, क्या परिवार, क्या घर वालों ने उस एरिया की छानबीन नहीं की होगी? तो उस दिन तक, रात तक की बात आ रही है, अगले दिन भी वो लाश क्यों नहीं मिली? वो करीब आप ये समझिए 2 दिन बीत जाते हैं, पूरे 2 दिन होने वाले होते, तब वो लाश कैसे मिलती है? कैसे एक किसान का जो खेत था उसके अंदर वो लाश मिल जाती है? और तो और 2 दिन के अंदर, महज 2 दिन के अंदर बॉडी डिकम्पोज भी कैसे हो जाती है? अगर हम मान भी ले कि 11 तारीख को ही मनीषा ने कोई ऐसा कदम उठाया और उसकी मौत हुई, तो बस महज 2 दिन के अंदर बॉडी इतनी ज़्यादा सड़ गई, क्योंकि पुलिस ने जो चीज़ें बताई, जो पोस्टमार्टम में भी कई सारी चीज़ें आई, हाथ गला हुआ था, उसका जो शरीर था पूरी तरीके से सड़ चुका था, तो क्या सिर्फ 2 दिन के अंदर मनीषा की बॉडी सड़ गई? और तो और इसके अलावा मनीषा ने उस खेत को ही क्यों चुना? ये सवाल अब भी बरकरार है। अगर किसी लड़की ने एक दुकान से पेस्टिसाइड खरीदा है तो वो ऐसी जगह चुनेगी जहां पर कोई शख्स ना हो। वो लड़की घर आकर भी कदम उठा सकती थी, वो अपना कमरा बंद कर लेती अगर उसे कुछ ऐसा करना ही होता। वो ऐसा खुले में एक खुला आसमान क्यों चुनेगी? एक ऐसा एरिया जहां पर रोड जा रही है, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, एक खेत है जहां पर बाकायदा लोग काम करने आते हैं, ऐसे एरिया को मनीषा क्यों चुनेगी? ये सवाल बरकरार है। इसके अलावा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपके जहन को हिला कर रख देगा। देखिए, सामने आया है कि मनीषा की जो सलवार थी, उसने सूट सलवार पहना हुआ था और उसका जो सलवार जो उसने नीचे पहना हुआ था उस पर एग्रेशन के मार्क्स थे, यानी कि उस पर ये चीज़ दिख रही थी किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है, किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो एग्रेशन मार्क वहाँ पर आए। अब इसका हम किस लिए कह रहे हैं? तो देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ बातें बताती हूँ। दरअसल जो भिवानी में पोस्टमार्टम किया गया उसमें ये जिक्र किया गया कि जो मनीषा की सलवार थी उस पर एग्रेशन के मार्क थे, लेकिन जब दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है और जब पीजीआई में पोस्टमार्टम होता है रोहतक में, तब इस बात का कोई भी खुलासा नहीं होता। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वाली बात पूरी तरीके से कट होती है, एडिट होती है, क्रॉप होती है। आप अपने आप समझ लीजिए कि वहां पर कुछ था ही नहीं। अब जो भिवानी की पोस्टमार्टम जो पहले आई थी उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा था? दरअसल उसमें था कि सलवार पर एग्रेशन के मार्क मिले। लड़की की सलवार का जो नारा होता है जिससे आप उसे बांधते हैं, जिसके लिए उसे रोका जाता है जिस चीज़ से, वो खुला हुआ था। अब अगर कोई लड़की अपने साथ कुछ गलत करने जा रही है, वो खुद को ख़त्म करने वाली है, तो क्या उससे पहले वो अपने सलवार का नारा खोलेगी? ये किस तरह से वहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये चीज़ उसमें मेंशन है कि उसका जो नारा था वो खुला हुआ था जब बॉडी लाई गई, तो आखिर नारा कैसे खुल गया? इसके अलावा बताया गया है कि जो उसका इनर गारमेंट था जो उसने पहना हुआ था उस पर भी एग्रेशन के मार्क थे और साथ ही साथ उसने स्टूल पास किया था। अब कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसी चीज़ खा रहा है, कोई अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ का सेवन किया है तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अगर उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है, वो पहले ही डर गई है, तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। अगर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है तो वो स्टूल पास ज़रूर करेगा। तो पहले वाली रिपोर्ट में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन जब पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया जाता है तो ये सारी बातें छुपाई क्यों गई? ये सारी बातें क्यों नहीं आई?
अब अगर हम ये सोचें कि पहले वाले डॉक्टर ने सही पोस्टमार्टम किया तो यानी दूसरे वाले डॉक्टर्स पर सवाल उठता है, और अगर हम दूसरे वाले डॉक्टर्स की सही माने तो यानी पहले वाले डॉक्टर्स पर सवाल उठता है। तो आखिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकती हैं? छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ अगर कहा जा रहा है कि नारा उसका खुला हुआ है, उसके इनर गारमेंट में एग्रेशन के मार्क हैं, सलवार पर एग्रेशन के मार्क हैं, स्टूल पास किया है, तो इतनी सारी चीज़ें दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, तो देखिए चीज़ें ये भी आई कि जो लड़की है उसका चेहरा खाया गया, क्योंकि आपने कई लोगों ने हो सकता है ट्विटर पर वीडियो भी देख लिया हो जिसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, बहुत सारे विजुअल भी कई लोगों ने देख लिया हो, हम इसमें नहीं दिखा सकते। लेकिन जब लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी तो उस पर एक यहाँ पर गले पर चांदनुमा एक शेप बनी हुई थी, यानी इस तरह का एक मार्क और कट लगा हुआ था। पहली नज़र में पुलिस ने देखा, किसी ने भी देखा तो सबको लगा कि किसी ने उस चीज़ को काटा है, सिर को काटा है। लेकिन जब पोस्टमार्टम किया, बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने इनपुट निकाले तो उन्हें पता लगा किसी जानवर ने खाया, और बेसिकली कुत्ते का नाम बार बार सामने आ रहा है कि किसी कुत्ते ने खा लिया। अब इसमें ये बात भी आती है कि अगर कोई कुत्ता भी आया है, कोई जानवर भी वहाँ पर आया, तो उन्होंने सिर्फ ये जो सिर वाला हिस्सा है वही खाकर गया, उसको पूरा निकाल कर ही ले गया। अगर कुत्ता भी वहाँ पर था, हाथ पैर कहीं पर उन्होंने कोई चीज़ छेड़ी ही नहीं, इसके अलावा सिर्फ चेहरा ही, उस लड़की का सिर्फ इतना जो चेहरा है वही निकाल कर वो जानवर लेकर चले गए। ये अपने आप में सवाल बनता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पहले कट का मार्क आया तो दूसरे रिपोर्ट में सीधे जानवर की बात कैसे आई, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तीसरी, जो वकील हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसा हमने कल एक सवाल उठाया था कि वो शीशी कहाँ है, वो स्प्रे की बॉटल कहाँ है, जिसके लिए पुलिस बोल रही है कि वो लड़की ने खरीदी, आपको उसकी पर्ची भी नहीं मिली कि वो खरीदी गई है, आपको उसका साइन भी नहीं मिला कि वो खरीदा गया, अगर दुकानदार ने साइन करवाया तो। इसके अलावा वो शीशी उस एरिया में होनी चाहिए। अगर लड़की ने उस जगह पर उस शीशी का सेवन किया, उस चीज़ को उसने यूटिलाइज किया, तो कहीं ना कहीं उसकी लाश के आसपास वो चीज़ मिलती। ज़्यादा नहीं मिलती तो कुछ आप 4-5 कदम चलते उन खेतों के अंदर मिल जाती, लेकिन अभी तक पुलिस को शीशी का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर वो शीशी मिलेगी तब वो फॉरेंसिक में जाएगी और उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि क्या उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स थे, और भी बाकी चीज़ें निकल कर आएंगी। एक और अहम सवाल जो कल भी हमने आपके सामने उठाया था कि टाइमिंग क्या है, मौत की टाइमिंग क्या अभी किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तरीके से कह दी गई है। अभी तक पुलिस ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि लड़की के मौत का समय क्या था, क्योंकि हमने आपको जैसे इस केस में अगर पूरा हम आपको जिस तरह समझा रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि लड़की करीब 6:30 बजे 11 तारीख को अपने पिता को कॉल करती है, 10 सेकंड की बात करती है, रात को 12 बजे फिर से कॉल करती है, और बीच में एक टाइमिंग और आता है 8 बजे के आसपास वो फिर से कॉल करती है। उसके फ़ोन से 3 बार उसके पिता को कॉल भी किए जाते हैं, एक 10 सेकंड का होता है, बाकी 2 मिस कॉल होती हैं। तो यानी रात 12 बजे तक लड़की तो 11 तारीख को जिंदा थी, और उस रोज़ पुलिस जो है वो मना कर देती है, FIR तक नहीं लिखती, ढूंढती तक नहीं है, और ऐसे में अचानक से एक लाश मिलती है अगले रोज़, उसको कोई देखता भी नहीं है, बॉटल पुलिस को मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ये प्रूव करने पर तुली है कि जो स्प्रे है वो लड़की ने खरीदा था और उसी से उसकी मौत हुई। और तो और घटनास्थल के पास जहाँ पर ये पूरी जो लाश रखी थी लड़की की, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए हम जानवर की बात पर यकीन कर ले अगर पुलिस की कि भाई जानवर ने खाया, एक कुत्ते ने खाया, तो जब कोई कुत्ता, कोई जानवर किसी शरीर को नोच रहा है तो उससे कुछ लुथड़े इधर उधर पड़े होंगे, वो इतनी परफेक्शन से एक एरिया कट कर कर नहीं ले जा सकता। अगर वो नोच रहा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, गर्दन से मांस निकलेगा, तो वो इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ा होगा। क्या पुलिस को ऐसी कोई चीज़ें मिली? क्योंकि अगर कोई शार्प कट लगाएगा, कोई ऐसा मर्डर करेगा, तभी वो प्लान चीज़ें बतौर एक प्रोफेशनल तरीके से वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। लेकिन कोई चीज़ को नोच रहा है, कोई उसे खा रहा है, अपने जबड़े से दबा रहा है, तो हो ना हो जो खून के छींटे हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ तो गिरे होंगे। इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट्स जो उस गले के हिस्से के थे वो भी इधर उधर ज़रूर होंगे, इसका भी कुछ नहीं पता। और एक और सवाल जो नोट के बारे में कहा था, उस नोट में उस जो लिखा गया है उसे देखकर पता लग रहा है कि ये प्रिंटेड कॉपी है, वो हम आप सबको बता ही गए हैं। इसके अलावा अब एक और बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, दरअसल जब पहली बार पोस्टमार्टम कराया जाता है और सारी चीज़ें निकल कर आती हैं तो पुलिस ने पहली नज़र में बोलता है कि हाथ वाथ जो है थोड़े गल गए थे, सड़ गए थे। लेकिन अब एग्जैक्ट अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूँ तो देखिए उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि लड़की का जो ये वाला हाथ होता है ये थोड़ा गल गया था और एकदम टूटने गिरने जैसा होता है। जैसे आप समझिए कोई चीज़ डाली जाए, एसिड डाला जाए या तेज़ाब डाला जाए तो पूरा गलने लगता है, तो इस सिचुएशन में उसके हाथ की बात आई थी। लेकिन जब दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उसमें इसका जिक्र नहीं था, उसमें बस ये लिखा हुआ था कि मिट्टी से हाथ सने हुए थे। अब एक बात और समझिए कि पहली बार अगर पोस्टमार्टम
हुआ एक लड़की का, तो क्या कुछ हद तक जो मिट्टी है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो हट नहीं सकती? तो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बारीकी से कैसे कह दिया गया कि मिट्टी से हाथ सने हुए थे, बल्कि गल नहीं रहे थे? किस आधार पर ये कहा गया? क्योंकि पहली बार अगर पोस्टमार्टम किया गया तो आप ये समझिए कुछ हद तक मिट्टी जो है हाथ की एरिया की जो पूरे शरीर पर थी वो साफ़ हो जाती। पहली बार जब लाश ले जाई गई तो वो मिट्टी में बिल्कुल सनी हुई थी, लेकिन दूसरी बार जब पोस्टमार्टम कराया गया तो मिट्टी इस हद तक नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया कि जो मिट्टी है उससे लड़की सनी हुई थी और हाथ में कोई गलने का निशान नहीं है। इसके अलावा रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो गायब हैं, लेकिन भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि जो यूट्रस हैं और ओवरी जो हैं उन्हें हम जांच के लिए भेज रहे हैं। तो बाकी के ऑर्गन कहाँ हैं? भिवानी में तो सिर्फ 2 ऑर्गन्स की बात की गई थी कि यूट्रस और ओवरी को हम भेज रहे हैं फॉरेंसिक लैब, वहाँ पर जांच होगी, लेकिन जो दूसरी पोस्टमार्टम हुई उसमें कई सारे ऑर्गन्स गायब होने की बात हुई। तो अगर 2 ऑर्गन पहली वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकाले गए उनकी जाँच कराने के लिए, तो बाकी के ऑर्गन्स कहाँ गए? इसके अलावा हम बार बार वही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर जानवर आए तो उनके कुछ तो निशान होंगे, कहीं पर कोई जानवर गया होगा तो उसके पंजे के निशान होंगे, कौन सा जानवर था, क्या अब तक कोई पता लगा पाया? इसकी भी कोई डिटेल अभी तक पुलिस के पास नहीं है और पुलिस की तरफ से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं कही गई हैं। तो पोस्टमार्टम की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी, क्योंकि इसी से ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है कि उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, और ऐसे में जो परिवार है वो मानने को तैयार ही नहीं है। पिता जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, जो माँ बाप हैं वो संतुष्ट नहीं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस ने चूक की है, पुलिस से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और अब अगर पुलिस हमारे सामने आकर कह भी दे कि हमारी बेटी ने कुछ ऐसा किया तो हम मान कैसे ले? उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पुलिस 11 तारीख को जब हमने शिकायत की थी उसी वक्त अगर एक्शन में आती तो शायद आज हमारी बेटी मनीषा जिंदा होती। अब आप समझिए किस तरह से जो पूरा केस है ये घूमकर पुलिस पर ही भारी पड़ रहा है, पुलिस क्या गलतियां कर रही है और कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो केस है आप यूँ समझिए मिट्टी में पूरी तरीके से मिल गया है। इसको पूरी जो पुलिस है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। देखिए, इस पूरे केस में जो सबसे अजीब बात जो आपको सुनकर पहले ही बार में समझ में आ जाएगा, एक लड़की जो गायब होती है 11 तारीख को, 12 तारीख को एफआईआर होती है, 13 तारीख की सुबह सुबह डेड बॉडी मिल जाती है लड़की की, और जिस अवस्था में थी वो किसी से छिपी नहीं है। लगभग कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे भी नहीं होते हैं। 48 घंटे से कम के समय में एक लड़की की लाश जिस तरीके से गल गई है, और उसे यह कह देना कि देखिए उसमें तो एसिड का कोई मार्क ही नहीं था, एसिड तो गिराया ही नहीं गया था, तो इतने कम समय में अगर बॉडी डिकम्पोज होने लगे तो यह समझ से परे है कि 48 घंटे से भी कम के समय में, और जिस तरीके से हाथ टूटने को हो रहा था, हाथ गल गया था, अब इस तरीके से बॉडी तेजी से डिकम्पोज होने लगे तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इस पूरे मामले में हम अब बात करेंगे कि खाकी वर्दी और जो हमारे जो नेता हैं यानी जो सीएम साहब हैं, सीएम साहब ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। ये कब बोला उन्होंने? ये तब बोला जब तक उन्होंने एसपी का ट्रांसफर नहीं कर दिया था। मतलब जिस तरीके से जो हम हरियाणा पुलिस की बात माने, अभी तो पूरा मामला सीबीआई के हाथ में जा चुका है। सोचिए, हरियाणा पुलिस अपने बॉस को या कहे जो सीएम है उन्हें ठीक तरीके से इस जांच का अच्छी तरीके से ब्यौरा दे ही नहीं पाती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, 13 तारीख को जब बॉडी मिलती है, पुलिस 5वें दिन सोशल मीडिया तमाम तरीकों से अलग अलग जगहों से दावे करती कि देखिए हमें तो एक नोट मिला है और उस नोट में लड़की ने अपने परिवार वालों के लिए कुछ बहुत सारी चीजें लिखी और हमें शक है कि उस लड़की ने अपनी जान खुद ही ली है। अभी जो नोट है पहले ही दिन ही मिल गया था, लेकिन जो सीएम साहब हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि देखिए इस पे जो भी दोषी होगा उसे हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मतलब किसी ने तो, या खाकी वर्दी वालों में से ही किसी ने सीएम को वो सारी बातें बताई होंगी कि कौन दोषी हो सकता है। अब ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब एसपी और कांस्टेबल्स का जब सस्पेंड कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, नए एसपी आते हैं तो नए एसपी तो आकर एक तरीके से मीडिया को ही क्लास देना शुरू कर देते हैं और जांच क्या ही करते हैं। तो जब नए एसपी आते तब नए एसपी कहते हैं कि देखिए इस पूरे मामले में तो जिस तरीके से मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये हत्या का मामला है, ये सारी कुछ चीजें नहीं है, सिर्फ लड़की ने अपना जान खुद ही दे दिया है। अब मायने आप समझिए, अगर सीएम को पहले ही पता लग जाता कि सुसाइड नोट उस जगह पर मौजूद है तो क्या ये बयान देते? क्या पुलिस पहले दिन ही जब उन्हें नोट मिल गया था
तो क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई जो दोषी है वो सामने से आ जाएगा? क्यों उन्होंने अपने बॉस को ही नहीं बताया कि सर देखिए जो पूरा मामला जो हंगामा लोग कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, यहां पे हंगामा करने की लोगों को जरूरत ही नहीं है जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि लड़की ने अपनी जान तो खुद ही ले ली है। लेकिन शायद पुलिस वाले अपने बॉस को ही बताना भूल गए हैं और इसलिए जो बॉस है वो खुद मीडिया में आकर कहते हैं कि हम दोषियों को सजा दिलवाएंगे। अब यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिए, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज में कहा गया कि जो लड़की भाग गई होगी उसकी शादी करके तुम्हारे शादी की कार्ड भी आ जाएगी, तो जब अचानक से लड़की जब गायब होती है, जब 112 को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि सर मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पे सीसीटीवी वालों को कहिए कि सीसीटीवी दिखाए, तो कॉलेज प्रशासन जिस तरीके से कहता है कि अभी तो सारा स्टाफ जा चुका है, आप कल आइएगा। तो मामले की संजीदा को पता नहीं क्या क्या पुलिस वाले पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि देखिए कॉलेज वाले तो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कल ही देख पाएंगे, लड़की आज गुम हुई है, मैं 12 घंटे बाद देखूंगा क्या वहां पर क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही हैं। दोपहर के या शाम के वक्त भी अगर कोई लड़की गायब हुई है तो उसी वक्त सीसीटीवी देखने की जरूरत है। उस जगह पर ताला भी लगाओ तो ताला तोड़ के देखो, और नहीं देखने की वजह से आज चीजें क्या हो गई हैं। अगर लगता कि उस जगह पर लड़की नहीं आई तो बात ठीक थी, लेकिन आपने इतनी लेट लतीफी कर दी, आपने जी हजूरी करने के चक्कर में, और पीसीआर वाले वहां पर आकर कहते हैं कि ठीक है, हमने तो वो कह रहे हैं कि कल आके देख लीजिएगा। आप तब तक एक काम कीजिए, थाने में जाकर रपट लिखवा दीजिए। अभी जो रिपोर्ट लिखवाने की बात कही जा रही है, पीसीआर में जो 2 लोग आए थे जो खाकी वर्दी में आए थे, वो उस वक्त चाहते तो उस वक्त ही पूरा मामला सुलझ सकता था, लेकिन मन में पता नहीं क्या था। अब जो तीसरी जो चीज आते हैं, लाश के गर्दन पर घाव था। अब यहां पर जिस तरीके से हमने बार बार आपसे कहा कि जो नोट है उसे अचानक से इतना सीक्रेट या गुप्त क्यों रखा गया, खुद सीएम साहब से भी उसे सीक्रेट रखा गया, गुप्त छुपा के रखा गया, लोगों से छुपा के रखा ही गया, परिवार से भी छुपा के रखा गया। ऐसी वो कौन सी चीज वो तलाश रहे थे जो उनको समझ में ही नहीं आया कि ये जो नोट है इसमें तो लड़की अपने बारे में ये सारी चीजें बता रही हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें और पता लगती हैं कि हमने कल भी आपसे कहा था कि जो लड़की है मनीषा, उस जगह पर कहां पर मौजूद है उसके सेल टावर लोकेशन से पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताता हूं, 3:08 पर बंद हो गया था मनीषा का फोन, दोपहर 3:28 पर। ऐसी कौन सी जगह पर वो थी जब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था? हमारे पास जो भी फुटेज है वो लगभग 2 बजे तक के आसपास का फुटेज हमारे पास है, जहां पर चलती हुई नजर आ रही है, मतलब 2 बजे तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। 3:08 लगभग 3:10 के आसपास दोपहर के उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और अचानक से 6:26 पर उसका फोन फिर से ऑन होता है और दोबारा से वो बंद हो जाता है। उसके बाद अचानक से 11 से 12 जो दरमियानी रात का समय था, 12:04 से 5 पर दोबारा फोन ऑन होता है। तो ये जो फोन बंद हो रहा है, फिर फोन ऑन हो जाता है, किसी को कॉल किया जाता है, फिर दोबारा बंद हो जाता है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या उसी खेत का है जिस खेत में बॉडी मिली है? हरियाणा पुलिस को क्या इसके पास जवाब है? हरियाणा पुलिस तो फोन ही नहीं ढूंढ पाई है, वो इन चीजों के बारे में तो सोच भी नहीं रही होगी। उन्हें क्या पता कि ये सारी चीजें भी अगर वो ढूंढ लेते तो पता लग जाता कि एग्जैक्ट किन किन जगह पर फोन स्विच ऑफ हुआ, क्यों ऑन हुआ। अब यहां पर क्या लड़की ने किसी और से भी बातचीत करने की कोशिश की है? कुछ नहीं पता है, फोन ही नहीं मिल पा रहा है। अब यहां पर जिस तरीके से वनिता ने भी उठाया कि परिवार समझ ही नहीं पा रहा है कि जो पोस्टमार्टम, सोचिए कि एक जो लाश है, लाश में चीरा फाड़ा जाता है, एक बॉडी के जिसे मरे हुए 7 दिन हो चुके हैं, उसकी लाश को 3 बार काटा गया। अब हम जिस वक्त वीडियो बना रहे हैं इस वक्त भी उस बॉडी की चीर फाड़ किए जा रहे हैं। पता नहीं अंदर से अब क्या चीजें निकलेंगी, क्या चीजें नहीं निकलेंगी, लेकिन छोटा सा छोटा सबूत भी इस पूरे केस की जो दिशा है उसे मोड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को सीबीआई को तो सौंप दिया गया है, लेकिन हमारा सवाल सीबीआई से भी है। हरियाणा पुलिस ने तो मटियामेट कर ही दिया है, अब सीबीआई भी आप सोचेंगे कि कोई सेंट्रल एजेंसी है, बहुत बढ़िया काम करेगी, सक्सेस रेट उसका 60 से 65 से 70% के आसपास है, मतलब 100 में से हम उसे या 10 में से सिर्फ 7 नंबर ही देंगे, ये हम नहीं दे रहे, सीबीआई का खुद का ये नंबर है। अब ऐसा क्यों? आपको याद है सुशांत केस क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं पता। आरुषि हेमराज मर्डर केस अब तक अनसुलझा है। निठारी का जो केस था जिसमें
जो आरोप लगा कि जो मालिक है, जो नौकर है, उन्होंने बच्चों को मार मार कर खा लिया, आज के टाइम पे क्या है, दोनों छूटने वाले हैं। एक तो मालिक बाहर ही है और जो दूसरा है उस पर अच्छे तरीके से जो सबूत ही वो पेश नहीं कर पाए, चाहे वो पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, मटिया मेट कर दिया गया। दो धर्मस्थला में सौजन्या का जो केस था उसमें भी जो सीबीआई ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की, कोई चीजें बाहर सामने नहीं आई। अब एक मामला और से ही मनीषा का, आप खुद सोचिए, जितने भी हाई प्रोफाइल मामले हैं, आपको कब ऐसा याद होगा कि सीबीआई ने इस मामले को, इतने बड़े मामले को इतनी अच्छी तरीके से सुलझाया कि हर किसी ने सीबीआई की वाहवाही की। तो यहां पर भी मुझे तो खास तौर पर उम्मीद कम ही लगती है कि सीबीआई इस केस में कुछ अलग कर पाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए परिवार को एक आस मिली है, परिवार को एक तरीके से लग रहा है कि इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि अगर जो हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से कार्यशैली है, जिस तरीके का उन्होंने काम किया है, एक सेंट्रल एजेंसी एक दूसरे स्टेट के जब अफसर आके जांच करेंगी तो शायद इस मामले में कुछ बदल जरूर सकता है, और बदलना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के इंसाफ का मामला है। उस लड़की की जिस तरीके की जो हालत की गई थी, जो बॉडी है, अब यहां पर बार बार कहा गया कि देखिए जो कुत्ते ने खा लिया, जानवर ने खा लिया, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक इंसान का जबड़ा फाड़कर उसके मांस को खा सकता है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उतने हिस्से को फाड़कर खाने का मतलब यह है कि उस इलाके में आदमखोर जानवर घूम रहा है, एक ऐसा जानवर जो इंसान को खाता है, या जो जानवर, हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं वो कहीं कोई इंसानी तो नहीं है, जो जानवर की भेष में वहां पर शिकार कर रहा है। पुलिस वालों का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि जानवर ने उसका जो लाश है उसकी जबड़े फाड़े, वहां पे उसकी चीजें को खाई। ये जो इलाका है, ये गले का, इतने इलाके को ही गायब करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा कौन सा जानवर जिसे हाथ पसंद नहीं आ रहा, जिसे छाती पसंद नहीं आ रही, जिसे सिर्फ और सिर्फ चेहरा पसंद आ रहा, और चेहरे को इस पूरे केस में एक तरीके से खाने के बाद, या कहें उस बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि लाश की पहचान ही ना हो पाए, और इसलिए इस बॉडी से जो परिवार वालों ने कपड़ा देखकर और बाकी चीजों को देखकर पता लगाया कि ये उन्हीं की बेटी है। नहीं तो चेहरे की जो हालत थी वो कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता था कि ये उन्हीं की बेटी, आंखें तक निकाल ली गई थी। और उस पर भी हरियाणा पुलिस का जो रवैया है वो ये कहते हैं कि आपकी बेटी तो शादी करने गई होगी, शादी का कार्ड छपकर आपके हाथों में आ ही रहा होगा। एक बाप जो भीख मांगता है इंसाफ की, उसे अगर ऐसा जवाब मिले खाकी वर्दी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर लानत है जो इस तरीके की कार्यशैली करता है। और ऊपर से जो हरियाणा पुलिस के जो एसपी, भिवानी की जो एसपी हैं, वो मीडिया को एक बाकायदा प्रेस रिलीज करके ये कहते हैं कि मीडिया कोई भ्रामक खबरें ना चलाए, कोई झूठी खबरें ना चलाए, हम तहकीकात कर रहे हैं, अगर कोई झूठी खबरें प्रसारित या कोई भी ऐसी चीजें करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एसपी साहब, कार्रवाई तो आपको करनी चाहिए थी उस मनीषा के लोगों तक पहुंचने के लिए, उस मौत की या डेथ की मिस्ट्री को पता लगाने के लिए, उस रहस्य से उजागर करने के लिए कि असल में उस रोज हुआ क्या था। अगर इतनी अच्छी आपकी फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन होती तो ये पूरा मामला हरियाणा पुलिस के हाथ से छीनकर सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई के हाथ में नहीं सौंपा जाता। तो पहले आप अपनी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करें, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती तो हम भी तारीफ करते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं थी, और इसलिए हम पहले दिन से ये सवाल उठा रहे थे, और सवाल उठाते उठाते आज ये मामला उनसे छीनकर सीबीआई को दे दिया गया। तो इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर तो बनी हुई है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।